तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसन सीजन 2 के एपिसोड 19 के बारे में। रात 11:14 पर जब नानामी नोबारा और अकारी को छोड़कर चला गया तो नोबारा ने पैरामेडिक टीम के साथ जाने से मना कर दिया। अकारी ने बताया कि नोबारा को शिबुया में शोको इरी के होने के बारे में नहीं बताया गया था ताकि वो अपनी जान जोखिम में ना डाले। हालांकि नोबारा ने नानामी के ऑर्डर और अकारी की बातों को नजरअंदाज कर दिया और अकेले ही फाइट करने चली गई क्योंकि उसने वहां से भागने के लिए मना कर दिया था, जबकि उसके बाकी दोस्त लड़ रहे थे। प्रेजेंट में शिबुया स्टेशन के अंदर महितो 3 सिटीजन को पकड़कर इंजर्ड कर देता है और सीढ़ियों से ऊपर भागते हुए यूजी पर अटैक करने के लिए उनका इस्तेमाल करता है। यूजी घायल लोगों में से एक की हालत का मुआयना करता है, लेकिन वे ट्रांसफिगर्ड होकर फट जाते हैं। यूजी की आंखों में खून चला जाता है जिससे वह पीछे से होने वाले अटैक के लिए कमजोर हो जाता है, क्योंकि महितो अपने हाथ को एक नुकीले वेपन में बदल देता है और यूजी को खत्म करने के लिए उसकी तरफ भागता है। इस बीच डोंगिनजाका गली में महितो अभी भी नोबारा से लड़ रहा है और अपने बड़े बड़े हाथ करके नोबारा पर अटैक करता है। महितो खुद से दूर भागती नोबारा को देखकर सोचता है कि नोबारा नहीं जानती कि वो एक ऐसा क्लोन है जो किसी को ट्रांसफिगर नहीं कर सकता। नोबारा वार करने की कोशिश करती है लेकिन उसके हमले बेअसर होते हैं और महितो द्वारा उसके हाथ पर वार करने के बाद वह घायल हो जाती है। महितो नोबारा की फेंकी हुई कीलों से बचता है। नोबारा एक बालकनी से भागती हुई महितो के आसपास कीलें गिरा देती है और हेयर पिन का इस्तेमाल करके वहां पर ब्लास्ट करके घायल महितो पर कूद कर कहती है कि जब से मैंने तुम्हारी तकनीक के बारे में सुना था मैं तुम्हारे ऊपर ही काम कर रही थी और मुझे यकीन है कि ये वार तुम पर जरूर काम आएगा। नोबारा उसके सिर में कील ठोक देती है, फिर वह उस पर अपने हैमर की मदद से रेजोनेंस को एक्टिवेट करती है। महितो के क्लोन को मौके के रूप में इस्तेमाल करके नोबारा अपनी शापित तकनीक का इस्तेमाल करके उसकी आत्मा पर अटैक करती है और कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरी तकनीक का वार कहीं और भी हुआ है। मुझे पता चल गया तुम एक क्लोन हो, क्योंकि मौका मिलने पर भी तुमने मुझको ट्रांसफिगर नहीं किया। जिस पर महितो अपने चेहरे से टपकते खून को चाटता है और बोलता है कि यू आर राइट, मैं एक क्लोन ही हूँ और मुझे लगता है कि मुझे खतरा सिर्फ यूजी से ही नहीं है बल्कि तुम भी मेरी जान ले सकती हो। और दूसरी तरफ ओरिजिनल महितो की छाती से अचानक कीलें बाहर निकल आती हैं जिससे यूजी एक पल के लिए कंफ्यूज होता है, लेकिन बाद में उसे एहसास होता है कि ये काम नोबारा का था। उसी टाइम रेजोनेंस अटैक से इम्पैक्ट महितो पर यूजी ने बढ़िया वाला घुसंट पेला। नोबारा के अटैक का फायदा उठाते हुए यूजी ने महितो को एक के बाद एक कई डाइवर्जेंट फिस्ट से पीट डाला। रेजोनेंस का असर अभी भी बना हुआ है। महितो ठीक से आगे नहीं बढ़ पा रहा है और ना ही लड़ पा रहा है, जबकि यूजी के लगातार अटैक्स की बौछार से महितो एक खंबे से टकरा जाता है। यूजी नोबारा को उसका साथ देने के लिए थैंक यू बोलता है कि वो इस लड़ाई में अकेला नहीं है और कहता है कि मैं किसी को नहीं बचा पाया, मेरी वजह से सबके सैक्रिफाइसेस बेकार हो गए, लेकिन मैं इस गधे को जरूर मार डालूंगा। डोंगिनजाका गली में वापस नोबारा को लगता है कि महितो अब कोई फास्ट अटैक नहीं करेगा क्योंकि उसे पता है कि रेजोनेंस उस पर काम कर गया है। नोबारा बोलती है कि उनकी असली लड़ाई तो अब शुरू होगी, लेकिन महितो लड़ने के बजाय नोबारा को पीठ दिखाकर भाग जाता है और सीधे मेट्रो के एंट्री पॉइंट पर जाता है। नोबारा उसका पीछा करती है और सोचती है कि मैं अभी B5F पर जा सकती हूँ, लेकिन इसे खुला छोड़ने पर यह मुसीबत खड़ी कर देगा, तो नोबारा को उसको निपटाने के बाद ही जाना पड़ेगा। जैसे ही यूजी महितो की ओरिजिनल बॉडी पर जोरदार पंच मारता है, महितो अपने आप को कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है जो इधर उधर भागने लगते हैं। यूजी सोचता है कि इनमें से कोई एक ही ओरिजिनल होगा जिसको मारने पर ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यूजी को एक पर शक होता है तो यूजी उसको मार डालता है, लेकिन उसे पता चलता है कि महितो ने तो उसे भूतिया बनाया है।
यूजी फिर से उसका पीछा करता है, जबकि नोबारा क्लोन महितो के पीछे सीढ़ियों से नीचे उतरती है। दोनों एक ही गैलरी में एक साथ आते हैं, जहां यूजी और नोबारा अपोजिट डायरेक्शन में उनका पीछा करते हैं। यूजी क्लोन को देखकर सरप्राइज रहता है और सोचता है कि ये दोनों एक होकर अपने आप को हील करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता और वह दोनों अपना टारगेट बदल लेते हैं। जैसे ही यूजी ने नोबारा को देखा तो वो घबरा जाता है। उसे एहसास होता है कि नोबारा खतरे में है और चिल्लाकर नोबारा को वहां से हटने को बोलता है, लेकिन उससे पहले ही महितो नोबारा को टच कर चुका होता है। क्लोन नोबारा को धोखा देकर उसका मजाक उड़ाता है तो यूजी क्या करता है, तुम तो फंस गई। रास्ते से हट साले। यूजी के पंच से क्लोन मर जाता है। यूजी नोबारा को देखने के लिए भागता है, यह महसूस करते हुए कि वो मरने वाली है। नोबारा अपना चेहरा टच करती है और 2009 में अपनी पास्ट लाइफ को याद करती है। नोबारा को याद है कि वो अपनी दोस्त फूमी के पिता के साथ स्मैश ब्रदर्स गेम खेल रही थी और फूमी उसे देख रही थी। फूमी जो कि नोबारा की दोस्त थी, उस टाइम नोबारा को लगता था कि उसके गांव में हर कोई बेवकूफ है और वह वहां पर अकेली समझदार लड़की है। नोबारा की बचपन की दोस्त फूमी उसके छोटे से गांव में लगभग उसी टाइम आई थी जब उसने प्राइमरी स्कूल जाना शुरू किया था। उसके स्कूल में बस 19 ही स्टूडेंट थे और उसकी क्लास में सभी के पास या तो रेड बैग था या ब्लैक, लेकिन उसका हल्का नीला बैग सबसे डिफरेंट था, जिसकी वजह से फूमी को उसके क्लासमेट द्वारा परेशान किया जाता था, जिन्होंने उसका बैग झाड़ू की अलमारी के ऊपर रख दिया। अपने बैग तक पहुंचने के लिए बहुत छोटी होने के कारण फूमी उसे खींचने के लिए एक कुर्सी के ऊपर खड़ी हो जाती है। तभी बैग लगभग उसके ऊपर ही गिर जाता है, लेकिन नोबारा उसे पकड़ती है और एक दूसरे से बैग चेंज करने के लिए कहती है, जिससे उनकी दोस्ती शुरू होती है। नोबारा फिर उन लड़कों को पीट डालती है जिन्होंने फूमी को परेशान किया था और नोबारा पूरे जापान में सबसे ताकतवर होने का रोला जमाती है और फूमी का बैग उसे वापस कर देती है। तभी एक बूढ़ा आदमी उसे डांटता है। स्कूल के बाद नोबारा गुस्से में अपने बैग को लात मारकर दूर फेंक देती है। उस दिन से नोबारा अक्सर फूमी के घर उसके पापा के साथ स्मैश ब्रदर्स खेलने के लिए आती रहती थी। नोबारा को उसके गांव के लोग पसंद नहीं थे, क्योंकि उसका मानना था कि गांव इतना छोटा था कि दोस्त बनाने के कंपैरिजन में अजनबी होना मुश्किल था। पहले तो फूमी को लगा कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन कई साल बाद उसे एहसास हुआ कि नोबारा का मतलब क्या था। जब उसके फर्स्ट पीरियड आए तो एक पड़ोसी ने उसे इस बात की खुशी में रेड राइस दिए। इससे वह परेशान हो गई और उसे समझ नहीं आया कि नोबारा को छोटे गांव में रहना क्यों पसंद था। एक दिन नोबारा फूमी को अपने एक खुफिया जगह पर ले जाती है, जो असल में साओरी नाम की एक लड़की का घर था। साओरी फूमी से बड़ी थी और उसकी शिफ्टिंग के बाद उस गांव में आई थी। वह हमेशा घर पर ही रहती थी और जब भी नोबारा और फूमी अचानक उसके पास आते थे तो वह उन्हें ब्लैक टी और स्वीट्स खिलाकर उनसे प्यार करती थी। फूमी का मानना था कि साओरी से मिलने के बाद नोबारा बदल गई है और उसके बिहेवियर में भी चेंज आया है। वह पहले के मुकाबले अब ज्यादा अच्छी है। हालांकि इसके कुछ टाइम बाद जब गांव वालों ने उसके घर में तोड़फोड़ की तो इसके बाद साओरी उस गांव से चली गई। फूमी को याद है कि जब नोबारा साओरी को अलविदा कहने गई थी तो वो बहुत बुरी तरह से रो रही थी। यह पहली बार था कि जब फूमी ने नोबारा को रोते हुए देखा था और इसीलिए वह इस घटना के बारे में ज्यादा कुछ उससे बात नहीं कर पाती और ना ही इसके बारे में कुछ याद कर पाई। इसके बाद जून 2018 में नोबारा को टोक्यो के एक स्कूल में ट्रांसफर करने की मंजूरी दी गई। नोबारा की दादी उसके जाने के खिलाफ थी, जिससे उसे देर हो जाती है। फूमी नोबारा को अलविदा कहने के लिए आई थी। नोबारा ट्रेन में बैठने के लिए तैयार थी। गांव से निकलने की खुशी में नोबारा ने तय किया कि वो अब के बाद कभी भी इस गांव में वापस नहीं आएगी। फूमी उदास थी कि नोबारा ने उसके लिए आंसू नहीं बहाए।
जैसे उसने साओरी के लिए बहाए थे। उस दिन के बाद से उन्होंने साओरी के बारे में कभी भी बात नहीं की थी, जब से वो वहाँ से चली गई थी। हालांकि जैसे ही वह ट्रेन में चढ़ी, नोबारा ने उसके और साओरी के साथ फिर से मिलने का वादा उससे किया। जैसे ही दरवाजा बंद होता है और ट्रेन चलना शुरू करती है तो नोबारा इमोशनल हो जाती है, लेकिन वो अपने आंसू रोक लेती है। प्रेजेंट टाइम में साओरी लेट नाइट एक ऑफिस में काम कर रही है और उसकी कलीग कहती है कि उसे छुट्टी ले लेनी चाहिए, जिससे वो मना कर देती है क्योंकि उसे अगले दिन से पहले अपना काम खत्म करना है। जब साओरी को पता चलता है कि उसके चेहरे पर एक पिंपल है तो उसकी कलीग शिबुया में हो रही किसी बड़ी घटना के बारे में बताती है और सोचती है कि क्या ये कोई टेररिस्ट अटैक है। साओरी अपने सीनियर से पूछती है कि क्या उसने कभी शादी करने के बारे में सोचा है, क्योंकि उसकी लाइफ वैसी नहीं है जैसी उसने सोची थी। साओरी अपने साथ गांव में हुई घटना को बताते हुए उस टाइम को याद करती है और सोचती है कि मैं नोबारा को अपनी छोटी बहन मानती थी। जब मैं यहाँ आई तो वो बहुत रो रही थी। उसने अपना एड्रेस नोबारा को नहीं दिया था। उसे लगता है कि अगर नोबारा उसे आज देखेगी कि वो कैसी जिंदगी जी रही है तो वो ये देखकर उदास हो जाएगी। साओरी बस यही होप करती है कि नोबारा हमेशा खुश रहे। इस बीच नोबारा अपना चेहरा पकड़ती है और खुद को कुर्सियों के बीच होने की इमेजिनेशन करती है, जबकि उसे याद आता है कि गांव में हर कोई बेवकूफ नहीं है। उसे एहसास होता है कि वहाँ हर कोई पागल नहीं था, लेकिन पागल लोग बहुत ज्यादा शोर मचाते थे और इस तरह उसे विश्वास हो गया कि वो ऐसा करके दूसरों की आवाज को दबाते थे। ऐसा तब तक था जब तक कि वह टोक्यो जुजुत्सु हाई स्कूल में नहीं गई और अपने सामने अपने दोस्तों को देखकर उसे पता चला कि दुनिया में कुछ अच्छे लोग भी हैं। नोबारा पीछे मुड़ती है और फूमी को एक कुर्सी पर बैठा हुआ देखती है। छोटी फूमी और खुद को कुर्सियों पर बैठा होने की इमेजिनेशन करते हुए नोबारा फूमी से फ्यूचर में उससे फिर कभी न मिल पाने के लिए माफी मांगती है, क्योंकि जिस कुर्सी पर उसका स्मॉल वर्जन बैठा था वो गिर जाती है। नोबारा यूजी को टेंशन में देखती है और उसे उसके आखिरी बोल को सभी को बताने के लिए कहती है कि उसका जीवन बहुत अच्छा था। तभी उसके चेहरे का लेफ्ट साइड हिस्सा सूज जाता है और फट जाता है। यूजी डर के मारे देखता है कि नोबारा की लेफ्ट आइज उसके सिर से बाहर निकल गई है और उसका खून उसके चेहरे पर गिर जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको जुजुत्सु काइसन सीजन 2 के एपिसोड 19 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।